हेलो एंड वेलकम बैक टू टीडीएस सैनिक स्कूल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट किया था, सो चैम्प्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोर कॉन्टिनेंट्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट में हमें एक फ्लैश रिवीजन करेंगे जो भी हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, ओके, सो मूविंग टू द रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। मेरे साथ साथ आप इसको बोलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, ताकि आपको भी याद करने में, इसको लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैंने बताया था, हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, a continent is a large continuous landmass that is a part of the earth surface. Okay, ठीक है, currently there are 7 continents और अगर बात किया जाए तो ये 7 continents कितना लैंड मास करते हैं, तो ये 29% लैंड मास कवर करते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और यही ये फैक्ट चेक्स जो आपके स्लाइड में नीचे दिए रहेंगे उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हमने एशिया पढ़ा था। इस स्लाइड की एक चीज मिस हुई कि वे इन विच कॉन्टिनेंट वी लिव। सो वी लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि वी लिव इन इंडिया, वी आर इंडियंस, ये एशिया में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है कंपेरेटिव टू ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद अगर देखा जाए, एशिया कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स का 1/3 लैंड एशिया कवर करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मगअप पॉइंट है, इसमें ज्यादा समझने में कोई बेनिफिट नहीं है, बस इतना याद रखिए, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि इंडिया और यूरोप को क्या चीज सेपरेट करती है, तो यूरल सेपरेट करती है। ठीक है, सो इंडिया एंड चाइना कॉन्टिनेंट comprises of two most populous trees present in Asia। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है पॉपुलेशन में, चाइना फर्स्ट पे है, लेकिन कुछ सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अब इंडिया इज ऑन टॉप पोजीशन एंड चाइना इज इन सेकेंड पोजीशन। सो इट कैन बी सेड इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पॉपुलस मीनिंग का मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन ही किया था कि मतलब लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ, लाइज इन एशिया। ठीक है, अब एशिया का हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें उसकी हाईएस्ट पीक, वहां की इंपॉर्टेंट रिवर्स, वहां की लेक्स, और वहां पे अगर कोई भी फेमस माउंटेन है या वॉल्केनो है, ये सब चीजें हमारी स्लाइड्स में मेंशन रहेंगी, हमें याद करनी है। और कोई भी चीज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूअस रिवीजन। इसीलिए जो आपकी साइंस की क्लास रहेगी या जो भी क्लासेस मैं आपकी लूंगा उसमें पहले और बाद में क्लास के स्टार्टिंग और एंडिंग में रिवीजन करेंगे और आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पहला पॉइंट इस स्लाइड का ये कहता है कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक अर्थ की और एशिया की दोनों है। ठीक है, एशिया की एज वेल एज अर्थ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एशिया इज बाउंडेड बाय नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशियन, टू द ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन एंड साउथ बाय इंडियन ओशियन। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपरली मैप से एक्सप्लेन किया था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज यांगजी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, रिवर्स, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट
नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका, अब अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया। ये जरूर हम लेंगे कि आफ्टर एशिया। आफ्टर एशिया से बेनिफिट ये है कि अगर ये सेकंड है और हम आफ्टर कह रहे हैं तो आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। तो मतलब इससे हमें एक चीज और समझ में आती है कि एशिया फर्स्ट हाईएस्ट है और अफ्रीका सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट वो मूव करते हैं। वे वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस आफ्टर एशिया इज अफ्रीका। मतलब अभी अभी हमने मेंशन किया था कि जो हमारा हाईएस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। तो अगर हाईएस्ट पॉपुलस आपका एशिया है तो सेकंड पे क्या है? सेकंड पे आपका अफ्रीका है। ठीक है, कॉन्टिनेंट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इज अफ्रीका। ओके, सॉरी, अफ्रीका है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या मैं ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, कहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज है। ठीक है, ये यहाँ पे हम थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि इसका हम डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अब डार्क कॉन्टिनेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे डार्क लोग या हल्के से ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं। ये इसलिए ताकि आपको याद रहे अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो अफ्रीका। अब इसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? इसका एक रीजन और जो ऑफिशियल रीजन है या ऐसा रीजन जो बुक्स में मेंशन्ड है, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन नॉलेज ये सबसे कम एक्सप्लोर्ड था। ठीक है, लिमिटेड यूरोपियन एक्सपोजर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटीरियर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत बड़े टाइम तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इसलिए जैसे आप कहीं गए नहीं, आपको किसी जगह के बारे में कोई नहीं है, तो वो आपके लिए एक डार्क प्लेस है ना, आपको उसके बारे में एज सच कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट कंसीडर किया गया था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हाईएस्ट पीक है मतलब यहाँ की सबसे बड़ी पीक है। ठीक है, माउंटेन पीक। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माउंट किलिमंजारो। अब क्वेश्चन ये तो ऐसा है कि हाँ आपको याद होना ही होना चाहिए, लेकिन एक और जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर हमें ये पता है कि माउंट किलिमंजारो हमारी हाईएस्ट पीक है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड इन तंजानिया। ओके, तंजानिया ये एक अफ्रीकन कंट्री है। माउंट किलिमंजारो बार बार जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं वैसे ही आपको भी रिपीट करना है टू लर्न इट एंड कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो किलिमंजारो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अफ्रीका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका पहला पॉइंट हमें कहता है अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न all passes through it। ओके, ठीक है, इसका मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सब एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे पास होती है। ठीक है, एटलस माउंटेन रेंज इज ऑल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका। अब ये माउंटेन रेंज एक फेमस माउंटेन रेंज है। इससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एटलस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सो इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ओके, द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अब जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ पे हैं, तो वह अफ्रीका में है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि हम यहाँ की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है कंट्री वो कौन सी है? तो वो अल्जीरिया है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कहारी एंड नामाबी
नामीब डेजर्ट लाइज इन अफ्रीका, ठीक है। अब कहारी और नामीब डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं तो ये दो ऐसे फेमस हमारे डेजर्ट्स हैं या मरुस्थल हैं या जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। डेजर्ट के बारे में अगर आप नहीं जान, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। डेजर्ट इज अ प्लेस where there is a very short amount of or nil amount of water and green forest are present। जैसे कि सहारा डेजर्ट कह सकते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट कह सकते हैं। वैसे ही जो अफ्रीका का डेजर्ट है वो है कलाहारी एंड नामीब डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो नाइल रिवर है, यहां से हमारे दो क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं कि वो विच इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। सो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल एंड द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज विच एंड इन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट इट फ्लोज। सो इट फ्लोज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब नाइल रिवर, अब जैसे अगर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी रिवर है तो उसका सोर्स और उसका ड्रेनेज और या डिस्चार्ज हमें पता होना चाहिए। सो नाइल रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर, नाइल रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर और लीव इट्स वाटर। आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अगर ये अपना पानी लास्ट में जाके कहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। सो डिस्चार्ज इट्स वाटर इन मेडिटेरियन सी। ओके, कहाँ पे छोड़ती है तो मेडिटेरियन सी में। अब अगर कोई चीज किसी का एंडिंग है तो उसका सोर्स तो होगा ही होगा। सो नाइल रिवर सोर्स इज लेक विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये स्लाइड हमारे प्रीवियस लेक्चर में नहीं थी तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। ऑन द बेस ऑफ टारगेट 10 से 11 मिनट में हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हुआ। सो अब इसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। अब सदर्न मोस्ट टिप क्या होता है और या नॉर्दर्न मोस्ट टिप क्या होता है, या अगर इसको बहुत लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न मोस्ट टिप, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अफ्रीका को ले लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका। सो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हर कॉन्टिनेंट या जो 4 डायरेक्शंस हैं हमारी उसके अकॉर्डिंग, अब हम अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अब नॉर्दर्न मोस्ट टिप या नदर्न मोस्ट टिप या सदर्न मोस्ट टिप का मतलब ये होता है कि अफ्रीका का वो पॉइंट, नॉर्थ का सबसे ऊपर जो पॉइंट है या साउथ का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो नदर्न मोस्ट टिप होता है। नॉर्थ का जो सबसे ऊपर पॉइंट है वो नदर्न मोस्ट है और साउथ का जो सबसे एंड पॉइंट है या साउदर्न मोस्ट पॉइंट है या सब वो पॉइंट जो साउथ में सबसे लास्ट में है उसी को सदर्न मोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी होता है, ठीक है। सो वापस अपने लेक्चर पे चलते हैं। यहां पे थे हम। अब जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बोला, सदर्न मोस्ट पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज डू कमेंट सो आई कैन प्रॉपरली या और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज केप अगुहास, ठीक है, केप अगुहास, या इसको बहुत लोग केप अगुलहास भी पढ़ते हैं या केप अगुहास पढ़े आप, डिपेंड अपॉन हाउ यू कैन मेमोराइज इट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैप से। हमारा पॉइंट है अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। अब जो ये पॉइंट था
कि अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड, आ गया हमारा पॉइंट, अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, तो अगर ठीक है, ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये रहा हमारा अफ्रीका। यही चीज हमारे उस पॉइंट में मेंशन है कि हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में के बीच में है हमारा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, आपके पीपीटी में मैं इसी के बाद वो मैप भी ऐड कर दूंगा, सो आपको रिलेट करने में इजी रहेगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे समझे तो अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन का मतलब होता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मेडिटेरियन सी सेपरेट्स अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो मेडिटेरियन सी है वो हमारी अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है या समझा जा सकता है, विच सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, सो मेडिटेरियन सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, अगर प्रीवियस बात किया जाए तो मोस्टली स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है आपके एग्जाम्स में, सो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे और भी जो हैं आपके, सो स्टैटिक पार्ट का भी एक लेक्चर मैं अपलोड कराऊंगा, सो वो इजी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यूस रिवीजन में रहें तो आसानी से याद रहती हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज नाइजीरिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। पॉपुलस का मतलब ये होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा लोग रह रहे हो, और उसके बाद ऑयल रिच कंट्री मतलब जहां पे ऑयल को बेच के हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज़्यादा तेल बेच के या ऑयल का एक्सपोर्ट करके या ऑयल का बिजनेस करके जो कंट्री सबसे ज़्यादा रिच है वो है नाइजीरिया। ओके, ठीक है, अब इस पॉइंट को एक बार में सम अप करते हैं कि मोस्ट पॉपुलस एंड रिच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज नाइजीरिया। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नाइजीरिया में है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या ऑयल का बिजनेस करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पैसा कमा रही है तो वो नाइजीरिया है। ठीक है, अब स्विस कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ये पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, पर इसको मैं प्रॉपरली मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब ये स्विस कैनाल, स्विस कैनाल एक ऐसी कैनाल है जहां से वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो आपके गुड्स मतलब आपके खाने पीने के सामान, आपके कपड़े, गाड़ियाँ और सारी चीज़ें का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ से होता है। ठीक है, अब स्विस कैनाल किस किस सी को कनेक्ट करती है, ये पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंप्लीट होता है, अब हम नॉर्थ अमेरिका पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था वो एशिया था, सेकंड जो था वो अफ्रीका था। अब अगर हमें फर्स्ट और सेकंड पता लग गया तो थर्ड कौन सा है, तो जो हमारा थर्ड है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यही चीज आपका पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका।
ठीक है। तो हमें फर्स्ट पता लग गया कि एशिया है, सेकंड अफ्रीका है एंड थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है ये एक शख्स, एक महाशय हैं जिन्होंने जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ठीक है। सो डिस्कवरी किसी भी ऐसी चीज की होती है जो प्री एग्जिस्टेंस हो, मतलब अगर कोई कॉन्टिनेंट था लेकिन उससे पहले कोई नहीं गया हुआ था, तो जो पहला इंसान वहां पे पहुंचा उनका नाम है सर क्रिस्टोफर कोलंबस, ओके। ये वहां पे कब गए थे? तो 1492 एडी में ये वहां पे पधारे थे, ठीक है। सो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन 1942। अब हमने डिस्कवर समझ लिया कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट नेचुरली एंड अ मैन फाइंड्स इट इज नोन एज डिस्कवरी। लेकिन इन्वेंशन कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करती है और उसको बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर उसको खोजा जाता है या उसको ढूंढा जाता है तो दैट इज नोन एज इन्वेंशन, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था स्वेज कैनाल, वैसे ही बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, ओके। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका रहा और ये एशिया रहा। सो इसके बीच में जो ये लिखा हुआ है हमारा, ये बेरिंग स्ट्रेट इसको सेपरेट करता है, इसका मतलब अलग करता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं विच स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, सो इट इज बेरिंग स्ट्रेट, ओके। एक बार और मैं इसको आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा एशिया। अगर इसको कोई सेपरेट करता है तो इसको वो बेरिंग स्ट्रेट है जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है या अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म जो हमें नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा है कि भाई साहब ये ग्रास लैंड क्या चीज़ है, ये नई बीमारी क्या सामने आ गई। वैसे भी आज तो कुछ ज़्यादा ही नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। ये स्ट्रेट क्या होता है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी अभी ये कैनाल क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें धीरे धीरे हम जब ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे या जब कैनाल, ड्रेनेज सिस्टम या ये सब पढ़ेंगे वहां पे हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो, अगर इस पॉइंट की बात करें तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो कैनाल कनेक्ट करती है वो सुएज कैनाल है, और अगर यहाँ की बात करें तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ग्रासलैंड्स, अब ग्रासलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं? तो हर कॉन्टिनेंट का एक सेपरेट या एक ग्रासलैंड को नाम दिया गया है कि व्हाट द ग्रासलैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज नोन एज, व्हाट द ग्रासलैंड ऑफ दैट कॉन्टिनेंट इज नोन एज। सो अगर नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड की बात करें तो उसको जिस टर्म से जाना जाता है प्रेरीज, ओके, इट इज नोन एज प्रेरीज। अब ग्रासलैंड, या इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो घास के मैदान कहते हैं, ठीक है। अ वेरी बिग ग्रासलैंड एरिया, या बहुत बड़ा घास मैदान। तो हर कॉन्टिनेंट में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। सो व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ अमेरिका इट इज नोन एज प्रेरीज, ओके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब
अगर इतनी सारी चीजें पढ़ ली, सो अब आता है कि नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है। सो इट इज मिजोरी और माइजोरी। इट इज द माइजोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। माइजोरी और मिजोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर बात प्रोनाउंसिएशन की करें ना, सो कहीं कहीं मैं कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन यूज करूंगा जो आपको याद करने में कन्वीनियंट हो, ठीक है। सो इसको आप चाहे माइजोरी पढ़ लो या मिजोरी पढ़ लो, क्योंकि इतना कॉन्ट्रडिक्टरी आपके एग्जाम में या आपके लेवल पे इतना कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं आते हैं कि अगर सिर्फ आपको मिजोरी का एम ही याद है और नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है, तो सिर्फ आपको अगर एम भी याद है तो आप सही ऑप्शन लगा आओगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर यही हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमने देखा था कि अफ्रीका में द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका इज अल्जेरिया। ओके, सो वैसे ही जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, ठीक है। अब कनाडा, जैसे कि यहाँ पे अभी अभी मैंने दिखाया कि अफ्रीका का इन द टर्म्स ऑफ एरिया अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री था, वैसे कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? सो ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहां पे आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ, लेकिन यहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो प्रिपेयर होता है, इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। अब यहां से बहुत ध्यान से जब कोई भी चीज रिलेट कर रही है तो रिलेट करके उसको पढ़ के याद करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली एक ही चीज को बार बार और पढ़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अपने 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद अभी प्रीवियस स्लाइड में कि अल्जेरिया is the largest country in terms of area in African continent. Okay, so moving to the next point, यहाँ पे डेथ वैली। अब डेथ वैली क्या चीज है, लोवेस्ट पॉइंट क्या चीज है, और नॉर्थ अमेरिका तो हम पढ़ ही रहे हैं। सो अब लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है। सो अगर ये हमारी स्लाइड है, सो अगर मैं कहूं कि ये जो है ये आपका यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन रखी है या इससे और थोड़ा सा ऊपर, ये आपका टॉप पॉइंट है या इसका या टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है? तो मे बी नहीं, कंफर्मली वी कैन से दैट दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारी स्लाइड का, ठीक है। वैसे ही अगर नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका का अगर एक टॉप पॉइंट है, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो इसका लोवेस्ट पॉइंट मतलब जहां से नॉर्थ अमेरिका खत्म होता है और साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, वो कौन सा पॉइंट है? तो डेथ वैली इज द पॉइंट which is the lowest point of North America, ठीक है। ये यहां पे यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सॉरी, डेथ वैली is the lowest point of North
अमेरिका। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा पोर्शन है और लैंड मास है, उसका जो सबसे नीचे वाला सबसे निचला पॉइंट है वो डेथ वैली, या इट इज टर्म्ड एज डेथ वैली। ठीक है, उस जगह को हम किस नाम जानते हैं, तो डेथ वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ग्रीनलैंड, ठीक है, ये वो जगह है जिसको आइलैंड, अब यहाँ पे एक टर्म आता है व्हाट इज अ आइलैंड। ठीक है, सो आइलैंड इज अ लैंड मास। आइलैंड एक ऐसा लैंड मास होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं मैप में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको, तो ठीक है, यहाँ पे इफ एक कंसिडरेशन कंसिडरेशन क्या, ये जो लैंड मास आपको दिख रहा है, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं इसको, आई थिंक दिस विल बी बेटर। ठीक है, सो ये जो लैंड मास है, ये इस रेड एरिया के अंदर ये चारों तरफ से कहीं ना टोटली वाटर से घिरा हुआ है। ये अगर लैंड मास से टच भी कर रहा है, सो ज्यादा से ज्यादा इट इज टोटली कवर्ड विथ, और द ऑल फोर डायरेक्शंस आर कवर्ड विथ वाटर। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइलैंड। आइलैंड एक ऐसी जगह जो अपने चारों तरफ किसी भी लैंड मास से कनेक्ट नहीं होती है, उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, लौट के आते हैं जहां पे हम थे। सो अब आइलैंड हमने समझ लिया है, तो अगर आइलैंड हमने समझ लिया है तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, या ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है, वो ये एक्सप्लेन करता है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आइलैंड्स में आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड इज ग्रीनलैंड। ओके, ठीक है, सो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए, ये सैनिक स्कूल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे भी देखा था, कुछ माउंटेन रेंज, कुछ टॉप पीक्स, इन सब के बारे में। हेलो, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सो जैसे कि हमने प्रीवियस भी कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो रॉकीज माउंटेन रेंज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माउंटेन रेंज क्या चीज़ होती है। अगर हमें ये नहीं पता माउंटेन रेंज क्या होती है, तो हमारे लिए रॉकीज माउंटेन रेंज कोई पॉइंट ही नहीं बनता समझ में आए। सो
माउंटेन रेंज की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ माउंटेन या बहुत ढेर सारे माउंटेन्स जब इंटरकनेक्टेड रहते हैं या बहुत सारी छोटी बड़ी माउंटेन पीक्स एक साथ रहती हैं तो उसी को माउंटेन, ठीक है, माउंटेन रेंज। वैसे ही अगर रॉकीज माउंटेन रेंज की बात करें तो बहुत मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि रॉकीज माउंटेन रेंज located in which continent? So it is located in North America. Rockies mountain range किस कॉन्टिनेंट में है? सो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माउंट मैकेंजी is the highest peak as well as active volcano of the America। अब हाईएस्ट पीक तो हम समझ गए, लेकिन ये वॉल्केनो क्या होता है, और वॉल्केनो के साथ साथ ये एक्टिव वॉल्केनो क्या चीज है। पहले वॉल्केनो एक्सप्लेन करता हूं आपको। वॉल्केनो एक तरीके का माउंटेन, ऐसा माउंटेन या कह सकते हैं जहां जो ओपन होता है या जिसके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्मा है, ठीक है। तो जो ओपनिंग्स हैं इसको मैं ऐसे समझता हूं कि कुछ ऐसी ओपनिंग्स या कुछ ऐसे माउंटेन्स जो हॉलो हैं और जिसके अंदर अभी भी मैग्मा कहीं ना कहीं जल रहा है या कहीं ना कहीं वो बर्स्ट नहीं हुआ या उसका मैग्मा बाहर आके वो एक माउंटेन में नहीं कन्वर्ट हुआ, उसी को हम वॉल्केनो कहते हैं। कुछ वॉल्केनो एक्टिव भी होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। अब एक्टिव और इनएक्टिव में क्या डिफरेंस है? तो एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस किसी न किसी वजह से मूवमेंट होती है या जिसका मैग्मा कंटिन्यूअस मूवमेंट फॉर्म में रहता है। और इनएक्टिव वॉल्केनोज जिसमें लाखों करोड़ों सालों से या कुछ सालों से या कुछ 100 सालों से कोई भी मूवमेंट नहीं ऑब्जर्व की गई है, उसे इनएक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं, ठीक है। अब माउंट मैकेंजी ये कहाँ पे है और क्या क्या है? इस पॉइंट से हमारे दो क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं कि माउंट मैकेंजी इज द हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ी पीक है, जैसे हमारे एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, माउंट मैकेंजी इज द हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वॉल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का माउंट हाईएस्ट पीक के साथ साथ एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें तो हमारे सामने, जैसे ये अगर इसको मैं आपके लिए पढ़ूं, लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे ये टर्म हमारे सामने आ रहा है कि व्हाट इज फ्रेश वाटर लेक। हम तो लेक तक ही पढ़े थे, अब ये फ्रेश वाटर लेक क्या है? फ्रेश वाटर लेक एक तरीके से ऐसी लेक जिसका पानी कंटिन्यूअस मूवमेंट में है या ड्रिंकेबल है, ठीक है, विच इज ड्रिंकेबल और कंसीडर्ड साइंटिफिकली ड्रिंकेबल, ठीक है। जैसे और एक और पॉइंट, एक तो ये कि दैट इज ड्रिंकेबल का मतलब है कि जिसमें सॉल्ट नहीं होता है। जैसे सी वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई इन सी वाटर। वैसे ही नॉर्मल लेक्स में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है या नमक होता है, या जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि नमकीन पानी, ये नमकीन पानी नहीं होता है, एक फ्रेश वाटर होती है। यू कैन इजिली ड्रिंक दिस वाटर, ओके। दिस इज नोन एज फ्रेश वाटर लेक, ओके। अब फ्रेश वाटर लेक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आते हैं कि लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब ये जो हमारे सामने ये लेक आई है कि ये लेक दो क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर करके देती है कि एक तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है
और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तो है, दैट इज ओके, बट इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये फ्रेश वाटर है, जो कि मैंने भी अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन। अब सवाल ये उठता है कि ये तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो है, लेकिन ये कहाँ है? तो ये है हमारे नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि विक्टोरिया फॉल्स इज द फेमस वाटरफॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसका मतलब यही हुआ कि जो विक्टोरिया फॉल है वो नॉर्थ अमेरिका का एक फेमस वाटरफॉल है। ठीक है, चलो मान लिया भाई फेमस है, तो अब आगे क्या पढ़ना है? इट इज द फेमस वाटरफॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ कनाडा एंड यूएसए। इसी ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है यूएसए और कनाडा के। ये चीज इसको एक स्पेशलिटी और एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनाती है कि ये कहाँ पे है? यूएस और कनाडा बॉर्डर पे। अब इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच which waterfall or which famous waterfall of North America is located on the border of US and Canada. So it is Victoria waterfall which is located on the border of US and Canada. ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट इट इन द वीडियो। मैं कंटिन्यूअस कमेंट्स देखता रहता हूं, सो आई कैन एक्सप्लेन इट। किसी भी डाउट को लेके कैरी ऑन नहीं करना है, ठीक है? एंड डोंट एवर हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग अबाउट एनी पॉइंट, ओके? अगर मैं कुछ आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो यू कैन कमेंट, ओके? comments are totally accepted without any hesitation, okay? So next point पे move करते हैं। इसको मैं आपके लिए highlight कर देता हूँ। विक्टोरिया फॉल, ठीक है, located on the border of US and Canada। अब एक चीज जो मैं आपको अभी बताना भूल गया था कि हर स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये रॉकीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये रॉकीज लिखा हुआ है, तो ये दूसरे हाईलाइटेड कलर से है, और नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है तो दूसरे हाईलाइटेड कलर से है। तो जब आपको रिवीजन करना है ना, तो सीधे सीधे देखना है, ठीक है? और बीच का जो ब्लैक, जो भी वर्ड्स ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं उसको नहीं लेना है, जो डिफरेंट कलर से हैं सीधे सीधे। जैसे समझ लीजिए, अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा? डायरेक्ट इस पेज पे आया, क्या मैंने देखा? रॉकीज अ माउंटेन रेंज लोकेटेड, सीधे देखा रॉकीज लोकेटेड नॉर्थ अमेरिका। जब 2-3 रिवीजन के बाद आपको सीधे सीधे क्या देखना है? रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकेंजी हाईएस्ट पीक, एक्टिव वॉल्केनो नॉर्थ अमेरिका, ठीक? फिर उसके बाद सीधे सीधे लेक सुपीरियर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? सो इससे आपका कहीं ना कहीं एक टाइम बचेगा। दिस इज द वे ऑफ रिवीजन, जिससे आप टोटली किसी भी स्लाइड को खोलेंगे तो बार बार आपको इज द एंड सुटेबल फेमस वाटरफॉल नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स, ये जो मेहनत करके हम आपको दे रहे हैं उसका बेनिफिट उठाइए। और एक चीज और, जो भी चीज आपके ब्लैक और रेड से एक्सक्लूडेड कलर में लिखी होगी, वो या तो किसी भी कोई भी नाम होगा, या तो ऐसी हाईलाइटेड चीज होगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेक सुपीरियर लिखा हुआ है, यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है? सो ये रिवीजन का एक मेथड होता है जो आपका टाइम बचाएगा, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? Cuba is known as the sugar bowl of the world, as
इट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, सो जो दो चीजें हमारे सामने आई यहाँ पे कि व्हाट इज अ शुगर बाउल, ठीक है, और व्हाट इज अ मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है, और क्यूबा क्या जगह है। सो क्यूबा को बस इतना समझिए आप कि क्यूबा इज अ प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज जो हमारे सामने आई, वो शुगर बाउल पे। ठीक है, तो हम शुगर बाउल डिस्कस कर रहे थे। अब शुगर बाउल क्या चीज होती है, ठीक है, तो एक तरीके से ये एक इंग्लिश का टर्म है जो ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि कोई भी या क्यूबा वो एक ऐसी जगह है जो मेजर प्रोड्यूसर है हमारा किसका, शुगर केन का। ठीक है, और शुगर केन ही वो हमारी शुगर केन ही वो चीज है जिससे हमारा शुगर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, शुगर केन अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो जिसको गन्ना कहते हैं, ठीक है, वैसे ही। तो यहां से हमारे दो पॉइंट्स कंक्लूड होते हैं कि क्यूबा इज नोन एज द शुगर बाउल, एंड व्हाई इट इज नोन एज शुगर बाउल, बिकॉज इट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट होता है। सो साउथ अमेरिका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सो यू कैन कमेंट, एंड फ्रॉम मंडे आपका एक प्रॉपर शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है आफ्टर योर स्कूल। सो स्टे ट्यून्ड, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन कमेंट। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।